हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग हमारा चैप्टर चल रहा था और उसे हमें 3 पार्ट्स में करना था, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा और फाइनल पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में हम कुछ रिस्क एनालिसिस टेक्निक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर रिस्क का मतलब ही क्या है या फिर रिस्क किस वजह से अराइज हो रही है। तो ये बात तो आपको ये याद रखनी है कि कैपिटल बस्टिंग में रिस्क रहती है। रिस्क क्यों रहती है? जैसे देखो, हमने जो भी इनफ्लोज काम में लिए थे विभिन्न मेथड में, वो सभी इनफ्लोज क्या थे? एक्सपेक्टेड थे। एक्सपेक्टेड हो मतलब वो सभी एस्टिमेटेड थे। बिल्कुल करेक्ट तो है नहीं कि जो भी हमने इनफ्लो निकाला उतना ही इनफ्लो हो जाएगा। तो रिस्क तो इन्वॉल्व हो ही गई ना। यदि इनफ्लो ही हमारा करेक्ट नहीं है तो उस बेसिस पर हमने जो भी डिसीजन लिया कि प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, वो सभी हमारा गलत हो चुका है। तो हम कुछ टेक्निक काम में लेते हैं जिससे इन रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। तो टोटल ये 9 टेक्निक्स हम लोगों को पढ़नी है। वैसे कुछ सीनियर कोर्सेज में ये जो रिस्क एनालिसिस वाला चैप्टर है, ये कैपिटल बस्टिंग से अलग चैप्टर के रूप में डिस्कस किया जाता है। जैसे जो CMA का कोर्स है उसके अंतर्गत अलग चैप्टर के रूप में इसको डिस्कस किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इनके बारे में बेसिक देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम देख लेंगे। तो टोटल 9 प्रकार की टेक्निक हमें डिस्कस करनी है। पहली है RADR। RADR के नाम से इसको जाना जाता है और इम्पोर्टेंट टेक्निक है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। सेकंड है सेंसिटिविटी एनालिसिस। हमने क्वेश्चन भी किया था पार्ट 1 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बाकी के 4 हैं वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डिसीजन ट्री एनालिसिस, हिलियर मॉडल, सिनेरियो एनालिसिस और सिमुलेशन मॉडल। तो जो शुरुआत के 3 हैं RADR, सेंसिटिविटी एनालिसिस और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, ये इम्पोर्टेंट है। इनको हमें ज़्यादा अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले है RADR। तो वो RADR में होता क्या है? जैसे हम NPV कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी तरीके से NPV हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बस जो डिस्काउंट रेट है उस डिस्काउंट रेट के रूप में हमें RADR को काम में लेना है। कहने का मतलब NPV हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो की, उसके लिए हम जो डिस्काउंट रेट काम में लेंगे वो डिस्काउंट रेट हमें RADR काम में लेनी है। आप बोलोगे कि RADR कहाँ से आएगी? RADR के अंतर्गत हमें इन 2 चीज़ों को जोड़ देना है। मतलब ये दोनों ऑलरेडी रेट है। जैसे मान लीजिए कि रिस्क फ्री रेट है 6%, मान लीजिए 6% हमने माना रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम को हमने माना 3, तो 9% हमारी रेट आ गई। और NPV मेथड में हम जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो की, वो 9% के हिसाब से फैक्टर्स निकाल कर हम निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे कि ये इनका मतलब क्या है, ये जो रिस्क फ्री रेट है और रिस्क प्रीमियम है? देखो, आप लोग मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख रुपीज़ को आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक में FD करा सकते हो और बैंक में FD कराने पर मान लीजिए कि आपको 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल लिया है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो, शेयर्स वगैरह परचेज कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि शेयर मार्केट में यदि आप अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेंगे तो आप 5% से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न या 5% से कम एक्सपेक्ट करेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पर हम 5% से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। 5% से ज़्यादा एक्सपेक्ट हम क्यों कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में? क्योंकि हम यहाँ पर रिस्क बियर कर रहे हैं। FD के अंदर तो रिस्क है नहीं,
या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बहुत कम रिस्क है। हो सकता है कि आपने ऐसे बैंक से एफडी कराई है जिस बैंक के डूबने की संभावना है, तो रिस्क हो सकती है, वरना एसबीआई वगैरह में हमने एफडी कराई है तो रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। जबकि स्टॉक मार्केट में तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है, तभी तो वो रिस्क लेगा। तो देखो, एक तो हो गई रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट एक बार हमने मान लिया 5%। आप एसबीआई में एफडी करा रहे थे तो वो रिस्क फ्री रेट थी, इतना रिटर्न तो आप इजीली कमा सकते हो 5%। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो आप बोलते हो कि हमें 5 नहीं, हमें तो 8% चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो 3% आपने जोड़ा है, ये 3% आपने किस लिए जोड़ा है? रिस्क के कारण जोड़ा है। तो ये 3% क्या हो गया? रिस्क प्रीमियम हो गया। वैसे रिस्क फ्री रेट में क्या लिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा सिक्योर चीज़ है वो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इन पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सिक्योर्ड रहती है, क्योंकि आरबीआई इनको इशू करता है और आरबीआई की डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको हम रिस्क फ्री रेट के रूप में लेते हैं, और जो रिस्क प्रीमियम है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। रिस्क प्रीमियम को, जो रिस्क फ्री रेट है उसको हम शो कर सकते हैं आरएफ से, और जो रिस्क प्रीमियम है उसको हम शो करते हैं बीटा से। कहने का मतलब ये जो मैंने 3% लिखा इसको हम बीटा कहते हैं, और ये जो मैंने 5% लिखा इसे हम रिस्क फ्री रेट कहते हैं। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। RADR मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? सेम उसी तरीके से एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो हम परसेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इनफ्लो और आउटफ्लो की, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नहीं निकालकर RADR से निकालेंगे, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बता दिया है कि रिस्क प्रीमियम को बीटा से एक्सप्रेस्ड किया जाता है। सेकंड है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होगा? हमें ये 2 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखो, ये 2 स्टेप है क्या? मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट में आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि हमारी जेब से पैसा गया है। तो 1 लाख रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है और 4 सालों तक अब आपके पास रिटर्न आने वाला है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आपके पास रिटर्न आने वाला है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग अनुमान लगा रहे हैं इनफ्लोज का या फिर एक्चुअल में आपको पता है कि कितना रिटर्न आएगा? सीधी सी बात है, हम तो केवल अनुमान लगा रहे हैं। तो हमने अनुमान लगाया कि रिटर्न आएगा हमारे पास 50,000 रुपये, रिटर्न आ जाएगा हमारे पास 70,000 रुपये, रिटर्न आ जाएगा हमारे पास 90,000 रुपये, रिटर्न आ जाएगा हमारे पास 1.5 लाख रुपये, ऐसा हमने माना। अब देखो होता क्या है, ये जो 50,000 है, ये 50,000 आप ये मानकर चल रहे हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना आएगा। अगर हम 50,000 नहीं माने तो आपको लगता है कि 30,000 रुपये तो आ ही जाएगा। यहाँ पर अगर 70,000 रुपये नहीं आए तो भी 50,000 रुपये तो आ ही जाएगा। यहाँ पर 90,000 नहीं आए तो 60,000 तो आएगा ही आएगा। ऐसा आपने सोचा है कि 1.5 लाख नहीं आए तो 1 लाख रुपये तो आएगा ही आएगा। और आपने ये भी सोचा कि 30,000 नहीं आएंगे तो 10,000 को तो कोई रोक ही नहीं सकता, 10,000 का तो इनफ्लो आएगा ही आएगा। ऐसा आप लोगों ने मान लिया। ये आपने अपने हिसाब से एनालिसिस करके इन चीज़ों को आपने डिसाइड किया। तो कहने का मतलब कि जनरली तो हम लोग सिंगल इनफ्लो ही निकालते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी एनालिसिस जैसे कि नाम से लग रहा है सेंसिटिव है हम लोग, तो हम लोगों ने क्या किया, हर साल के लिए 3 इनफ्लो निकाल दिए। अब 3 इनफ्लो का मतलब क्या है? या तो 50,000 रुपये आएंगे हमारे पास, या 30,000 आएंगे, या 10,000 आएंगे। जो 50,000 है उसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक इनफ्लो, जो 30,000 है उसे हम कहेंगे मोस्ट लाइकली इनफ्लो, और जो 10,000 है उसे हम कहेंगे पेसिमिस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा निराशावादी हम सोचते हैं, हमको ये लगता है बस 10,000 रुपये ही आएंगे। तो हर साल के लिए हमने 3 टाइप्स के इनफ्लोज कैलकुलेट कर लिए। अब तो बिल्कुल आसान है। अब जैसे कहने का मतलब ये पहली साल के इनफ्लो है, हमारे ऑप्टिमिस्टिक इनफ्लो है, इनकी हम परसेंट वैल्यू निकालेंगे, आउटफ्लो की परसेंट वैल्यू निकालेंगे और एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से ये जो मोस्ट लाइकली इनफ्लो है, इनकी हम परसेंट वैल्यू निकालेंगे, आउटफ्लो की निकालेंगे और एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। पहले हम 3 टाइप्स के इनफ्लोज निकालते हैं, उसके बाद हम पीवी और एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तीसरा है हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट RADR और सेंसिटिविटी और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको देखकर ही जाना है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे देखो पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि यहाँ पर 50,000 हमने माना, 50,000, 30,000 और 10,000 हमने माना। तो जो 50,000 का इनफ्लो था, आप बोल रहे हो कि 10,000 आया कहाँ से, आप तो हमें ये बताओ। तो कहने का मतलब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए किसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। आपको आपका जो इनफ्लो है 50,000 रुपये, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत है, जिससे आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल जाए इनफ्लो की, कि इतना इनफ्लो तो आएगा ही आएगा। उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। ये कोएफिशिएंट एक से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। एक से ज़्यादा अगर तुम एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 ही आंसर आ जाएगा, और जीरो भी नहीं हो सकता। तो ये 0 to 1 के बीच में रहेगा हमारा आंसर। तो ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट होगा, इससे हम इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमारा ऐसा इनफ्लो आ जाएगा जो हमें लगता है कि इतना इनफ्लो तो होगा ही होगा। बस उसके बाद कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू हम रिस्क फ्री रेट से निकाल रहे हैं, फिर हम NPV निकाल लेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, न्यू इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। और न्यू इनफ्लो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पुराने वाले इनफ्लो को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके फिर हम इन इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम डिस्काउंट रेट कौन सी काम में लेंगे, रिस्क फ्री रेट को काम में ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को काम में नहीं ले रहे हैं। चाहे हमें आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, चाहे हमें इनफ्लो की निकालनी हो, और उसके बाद तो हम NPV कैलकुलेट कर ही लेंगे। जो फोर्थ है हमारा डिसीजन ट्री एनालिसिस। ये जो हमारे 4, 5, 6, 7 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट में इनको देख रहे हैं। तो देखो होता क्या है, मान लीजिए कि आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे जेब से जा रहे हैं, तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है। अब देखो होगा क्या, 1 साल के बाद में, 1 साल के बाद में आपके पास पैसा आना स्टार्ट होगा। आज की हम तारीख मान लेते हैं, आज हम मान लेते हैं, आज हमारी तारीख है 16 जुलाई 2020। आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये आज कर रहे हैं, 1 साल बाद में क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आज हम देख रहे हैं। ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने आज ही कर दिया, और आज ही आपने डिसाइड कर लिया कि 1 साल के बाद में या तो मेरा 50,000 रुपये का इन्फ्लो आएगा, या 1 लाख रुपए का इन्फ्लो आएगा, या फिर 2 लाख रुपए का इन्फ्लो आएगा। यदि 2 लाख रुपए का इन्फ्लो आएगा तो मैं इस तरीके से आगे का इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर 1 लाख रुपए का इनफ्लो आएगा तो मैं इतनी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करूंगा। यदि 50,000 का इनफ्लो आएगा तो मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो साफ है हमारा मतलब, डिसीजन ट्री एनालिसिस में क्या होता है कि हम विभिन्न प्रकार के डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन लेना डिपेंड करता है, अक्रेंस पर डिपेंड करता है। अक्रेंस का मतलब ये जो रिजल्ट आया हमारा 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए का इनफ्लो, इस पर डिपेंड करेगा हमारा डिसीजन कि हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। तो ट्री शेप में ये बना दिया जाता है, एक तरीके से ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हमारा। तो आपको डिसीजन ट्री एनालिसिस में बस यही याद रखना है कि हम यहाँ पर ये जो न्यू डिसीजंस लेते हैं, ये न्यू डिसीजन किस पर डिपेंड करता है, रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि हमारा कैसा रिजल्ट आया। अगला है हमारा हिलियर मॉडल। हिलियर मॉडल क्या करता है, रिस्क को कम करने के लिए SD काम में लेता है। देखो आपको पता है कि हम रिस्क एनालिसिस टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो देखो जो पहला था RADR, इससे हमारी रिस्क कम हो गई क्योंकि हमने रेट ही यहाँ पर RADR कम में लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। सेंसिटिविटी वाले में भी हमारी रिस्क कम हो गई क्योंकि हमने बिल्कुल जो बेकार सी बेकार पोजीशन है उसके बारे में भी सोच लिया, और जो बढ़िया सी बढ़िया पोजीशन है उसके बारे में भी सोच लिया। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड भी एक तरीके से सेंसिटिविटी एनालिसिस के जैसे ही तो है, और यहाँ पर तो डबल फिल्टर हमने लगा दिया। तो डबल फिल्टर हमने कैसे लगाया यहाँ पर, एक तो हमने
हमने इस मेथड के अंदर डबल फ़िल्टर लगा दिया। डबल फ़िल्टर हमने देखो किस तरीके से लगाया। एक तो हमने जो हमारे इनफ्लो थे उसकी अमाउंट कम कर दी, इनफ्लो की अमाउंट हमने कम कर दी ना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी रिस्क फ्री रेट वाली ले रहे हैं, तो डबल फ़िल्टर लगाकर हमने यहाँ पर रिस्क कम कर दी। और ये जो हमारा डिसीजन ट्री है यहाँ पर भी रिस्क कम हो रही है। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आगे का इन्वेस्टमेंट करूँगा या नहीं करूँगा, तो हम ये देख लेंगे कि आगे अगर फ़ायदा हो रहा है तब तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, तो रिस्क कुछ हद तक तो हमारी कम हो ही जाएगी। हिलियर मॉडल क्या करता है, रिस्क को कम करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन काम में लेता है। तो मैं ये तो मान नहीं सकता कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम ही नहीं सुना हो या आपको थोड़ा बहुत भी नहीं पता हो। अब स्टूडेंट मैं आपको आज एक और न्यू एडवाइस दे देता हूँ। देखो जो भी हमारे थ्योरी सब्जेक्ट हैं उन्हें हमें पढ़ना है प्रैक्टिकल के जैसे पढ़ना है। जैसे हम थ्योरी में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह काम में लेकर प्रैक्टिकल के जैसे पढ़ते ही हैं, और जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन्हें हमें थ्योरी के जैसे पढ़ना है। जैसे हमने कैपिटल बस्टिंग वाला चैप्टर पढ़ा तो हमने चाहे न्यूमेरिकल कम किए हों, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्चुअली हमने देखा है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो स्टूडेंट जब बिल्कुल रेलेवेंट बात बता रहा हूँ और ये बात बताते बताते ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से सुन लेना। देखो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जब स्टूडेंट बिजनेस स्टेट्स पढ़ता है तो वो बस फॉर्मूले याद करता रहता है कि इससे मीन आएगा, इससे मीडियन आएगा, इससे एसडी आएगा। वो ये समझने की कोशिश नहीं करता कि मीन का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है और स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें काम में क्या आती है। जो हमारे फॉर्मूला वगैरह है वो तो बाद की चीज़ें हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ आज कि मीन हमारे क्या काम में आ सकता है और एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे क्या काम में आ सकता है, और तभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मीन का मतलब आपको पता ही है, मीन को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे समांतर माध्य कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ये एवरेज निकाल लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, हमने कंक्लूजन निकाला कि कैपिटल बस्टिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं। कैपिटल बस्टिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं, कहने का मतलब 6 मार्क्स हो गए एक तरीके से। अब देखो ये ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो मीन है कि 3 क्वेश्चन आते हैं तो हर बार 3 ही आएंगे। ये भी तो हो सकता है कि किसी अटेम्प्ट में 6 क्वेश्चन आ जाए, किसी अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आए, या किसी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आ जाए। तो मीन से तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो सकता है, तो इसके लिए हम एसडी काम में लेते हैं कि हमारा डिविएशन कितना है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, उससे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको कोई नदी पार करनी है, आप नदी के इस सिरे पर खड़े हो और आपको कोई नदी पार करनी है, और आपने किसी से पूछा कि भैया बताओ ये नदी कितनी गहरी है, तो सामने वाले ने बता दिया कि इसका एवरेज है 4 फीट, 4 फीट गहरी है। आप लोगों ने सोचा अच्छा 4 फीट ही गहरी है नदी, तब तो हम इजीली क्रॉस कर लेंगे। लेकिन ये जो 4 फीट है ये क्या है, ये भैया मीन है। मीन होने का मतलब क्या है, एवरेज है ये 4 फीट। तो कहीं पर ये भी हो सकता है कि 10 फीट गहरी हो, और कहीं पर ये भी हो सकता है कि 1 फीट ही गहरी हो। तो आप मीन के बेसिस पर यदि नदी को क्रॉस करोगे तो आप लोग डूब जाओगे। एसडी हमें निकालना पड़ता है। कंपनियां एसडी को कैसे काम में लेती है, जैसे कोई कंपनी ये बोलती है, जैसे मान लो कि एमआरएफ ये बोलता है कि हमारा टायर 10,000 किलोमीटर चलता है, 10,000 किलोमीटर चलता है, तो भैया 10,000 किलोमीटर तो आपका एवरेज हो सकता है। आप एसडी भी तो बताओ, कुछ टायर ऐसे भी तो हो सकते हैं जो 2 किलोमीटर पर ही फट जाते हैं, और कुछ टायर ऐसे भी होते हैं जो हो सकते हैं 12,000 किलोमीटर को पूरा कर दें। तो कहने का मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक तरीके से ये बताता है कि हमने जो मीन कैलकुलेट किया है, मीन से कितना डिविएशन हमारा आ सकता है। वैसे हम जो डिविएशन कैलकुलेट करते हैं वो मीन से भी कर सकते हैं, और जो अदर सेंट्रल टेंडेंसी के आंसर होते हैं उनसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो मीन से हम कैलकुलेट करते हैं उसको बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि हिलियर मॉडल में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन काम में लेते हैं, और आपको ये भी पता है कि एसडी से रिस्क हमारी कम हो रही है। ये नदी वाला मैंने एग्जांपल बताया था। यदि आपको
4 फीट हमारा मीन है और यदि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा यदि 3 फीट है तो इसका मतलब 4 फीट से 3 कम भी हो सकता है और 3 ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमारी रिस्क कम हो जाएगी, हम ज़्यादा बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे। तो इस तरीके से कंपनियां एसडी को काम में लेती हैं रिस्क को कम करने के लिए। और हमारे वाले कैपिटल बस्टिंग वाले चैप्टर में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कैश फ्लोज है उसमें हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितना वेरिएशन आ सकता है। फिर अगला है हमारा सिनेरियो एनालिसिस। देखो सिनेरियो एनालिसिस और सिमुलेशन टेक्निक लगभग एक जैसी ही है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम जाएंगे नहीं। हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं या फिर हमारे जो इन्फ्लोज है उसके अंदर कितना चेंज आ सकता है। पता हम कैसे करेंगे, विभिन्न प्रकार की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को काम में लिया जाता है। तो हम ये पता करते हैं क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकती है और जो भी हमारी इन्फ्लोज वगैरह है उसमें कितना चेंज आ सकता है। सिमुलेशन टेक्निक के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, तो आपको ये याद रख लेना है, एक तो जो मोंटे कार्लो मेथड है वो सिमुलेशन टेक्निक का ही एक टाइप है। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पता करते हैं कि ये होने की संभावना कितनी है और ये होने की संभावना कितनी है, क्योंकि वो जो आउटकम्स हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। जैसे देखो कोविड-19 के कारण जो फॉर्मल क्लोथ्स हैं वो बिकना कम हो गए। वो बिकना कम क्यों हो गए? देखो कोविड-19 के कारण लोग घर पर ही है और जो भी काम कर रहे हैं वो घर पर ही कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल क्लोथ्स ज़्यादा क्यों खरीदेंगे? तो कहने का मतलब ये जो हमारा बिजनेस था फॉर्मल क्लोथ्स, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं ना। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस फैक्टर के कारण भी फॉर्मल क्लोथ्स की सेल पर फ़र्क पड़ सकता है। तो जो हमारे डिफरेंट आउटकम्स हैं वो बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे मतलब कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वगैरह होती है, उनसे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा आउटकम आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो इससे हमारी रिस्क कम हो जाएगी और अनसर्टिनिटी को भी हम कम कर पाएंगे। मोंटे कार्लो मेथड को ही मल्टीपल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन टेक्निक भी कहा जाता है। एमपीएस हम शॉर्ट में कह सकते हैं, मल्टीपल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन। स्टूडेंट वैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो टोटल 52 एमसीक्यूज हमें करने थे। तो स्टूडेंट देखो एक बात आप लोग ध्यान रखना, 52 एमसीक्यूज कैपिटल बस्टिंग के और 29 एमसीक्यूज डिविडेंड डिसीजन के, टोटल कितने हो गए? 81 एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज से आपने एक कंक्लूजन ज़रूर निकाल लिया होगा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बिल्कुल आसान होते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से आप ये मानो कम से कम 8 क्वेश्चन आते ही हैं। तो यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे और 8 क्वेश्चन यदि आपके करेक्ट हो जाते हैं, 8 नहीं भी हो 6 भी हो जाते हैं, तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट 6 क्वेश्चन की वजह से जेआरएफ या नेट से रह जाते हैं। और हम केवल एफएम ही एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ये 4 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। ऑप्शन आपको पहले से ही पता है कि किस टाइप के ऑप्शन इसमें आते हैं, फिर भी क्वेश्चन ऑप्शन देखने से हमें ये पता चल रहा है या तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है या 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। कहने का मतलब मिनिमम 2 स्टेटमेंट तो हमारे रॉन्ग है ही। तो पहला पॉइंट बोल रहा है द स्लोप ऑफ एनपीवी प्रोफाइल रिफ्लेक्ट्स हाई सेंसिटिविटी द प्रोजेक्ट इज टू डिस्काउंट रेट चेंजेज। तो बिल्कुल सही है, एनपीवी प्रोफाइल हमने पढ़ा था, वो क्या बताता है? वो यही तो बताता है कि जो एनपीवी है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है डिस्काउंट रेट चेंजेज के रिगार्डिंग। सेकंड में ये बोल रहे हैं टू फाइंड आउट एनपीवी ऑफ मोर देन 1 प्रोजेक्ट देयर एनपीवी कैन नॉट बी एडेड। तो बिल्कुल गलत बात है, आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है, आपको टीवी भी परचेज करना है और आपको मोबाइल भी परचेज करना है। वैसे ये एग्जांपल फिट नहीं बैठेगा, फिर भी हम समझ सकते हैं। तो और दोनों ही चीज़ें आपको परचेज करनी है, तो टीवी की एनपीवी निकाल लो
टीवी की हमने 5 सोर्सेज देखे, 5 प्रकार की कंपनियां देखी, और मोबाइल की भी हमने 5 प्रकार की कंपनियां देखी। तो इनकी हम एनपीवी निकाल लेंगे और इनकी एनपीवी निकाल लेंगे। जिस कॉम्बिनेशन में एनपीवी ज़्यादा आ रही होगी उस कंपनी का टीवी और उस कंपनी का मोबाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे, उस वाले कॉम्बिनेशन को। तो ये बोल रहे हैं एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो हम एनपीवी को ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बात है। स्टेटमेंट 3 में ये कह रहे हैं द सर्टिनिटी, अच्छा पॉइंट है। तीसरा और चौथा बहुत ध्यान से देखना। तीसरे में ये बोल रहे हैं सर्टिनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट अप्लाइज एडजस्टमेंट टू बोथ कैश फ्लो एंड डिस्काउंट फैक्टर। तो बिल्कुल गलत बात है। देखो जो सर्टिनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट था हमारा, उससे हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे थे, केवल इनफ्लो को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। जो डिस्काउंट रेट है उस पर तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। तो कहने का मतलब जो स्टेटमेंट 3 है वो हमारा रॉन्ग हो चुका है। ये बोल रहा है कि जो सर्टिनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही चेंज करता है। तो दोनों को चेंज नहीं करता है, वो केवल न्यूमरेटर को ही चेंज करता है, जो ऊपर वाली चीज़ है। इनफ्लो उसी को चेंज करता है, जो डिस्काउंट है वो तो उसको चेंज नहीं करता है। वहाँ पर हम आरएफ काम में लेते हैं, रिस्क फ्री रेट। जो कोएफिशिएंट है वो वहाँ पर काम में नहीं आएगा। फोर्थ वाले में बोल रहे हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर अप्लाइज एडजस्टमेंट फॉर रिस्क ओनली टू डिस्काउंट फैक्टर। तो ये भी सही है। जो RADR है उससे हम इनफ्लो चेंज कर देते हैं क्या, इनफ्लो थोड़ी चेंज करते हैं, केवल हम जो हमारी डिस्काउंट रेट है वही तो चेंज होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन सर्टिनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट। तो सर्टिनिटी इक्विवेलेंट वाले में मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने डबल फिल्टर लगाया। पहले तो हमने इनफ्लो न्यू निकाले। इनफ्लो न्यू हमने कैसे निकाले, पुरानी इनफ्लो को हमने सर्टिनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, और फिर हम प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हैं तो रिस्क फ्री रेट को काम में लेते हैं। तो डबल फिल्टर हमने इस तरीके से लगाया था। तो कहने का मतलब है ये बोल रहा है सर्टिनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में एडजस्टेड कैश फ्लोज के लिए कौन सी डिस्काउंट रेट काम में लेते हैं, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ छोटी मोटे पॉइंट और आपको ध्यान रखने हैं। देखो कैपिटल बस्टिंग में हम संक कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं। संक कॉस्ट को हिंदी में कहा जाता है डूबत लागत। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। मान लीजिए कि आपको एक नया लैपटॉप परचेज करना है। आपका पुराना वाला लैपटॉप मान लीजिए ख़राब हो चुका है, न्यू लैपटॉप आपको परचेज करना है। जो पुराना लैपटॉप है वो आपने 5 साल पहले ख़रीदा था 30,000 रुपीज़ में। फिर से सुनिए, आपको एक न्यू लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, वो आप ख़रीदने जा रहे हो क्योंकि आपका पुराना लैपटॉप उतना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। वो आपने 5 साल पहले ख़रीदा था 30,000 रुपये में। न्यू लैपटॉप्स की आपने रेट वगैरह ट्राई की तो आपको पता चला कि 35,000 में आप बढ़िया लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि कैपिटल बस्टिंग में हम जो डिसीजन लेंगे वो नए वाले लैपटॉप के लिए लेंगे या पुराने वाले लैपटॉप के लिए लेंगे। सीधी सी बात है, नए वाले लैपटॉप के लिए लेंगे, यही तो हमारा प्रोजेक्ट है। अब ये बताइए, ये जो नया लैपटॉप आप परचेज कर रहे हो 35,000 का, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें सोचोगे कि कौन सी कंपनी का हम खरीदें, कहाँ से हम खरीदें, क्या बढ़िया रहेगा क्या नहीं रहेगा। आप मुझे बस एक बात बता दो, ये जो नया लैपटॉप आप खरीद रहे हो, ये खरीदते वक्त ये पुराने वाले 30,000 रुपये ध्यान रखोगे क्या, ये आप मुझे बता दो। तो देखो बिल्कुल भी आपको ये पुराने वाले 30,000 रुपये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि सर हम तो 30,000 रुपये ध्यान रखेंगे, तो वो ध्यान रखकर आप कर क्या लोगे। आपने चाहे पुराना लैपटॉप 30,000 में ख़रीदा हो चाहे 1 लाख में ख़रीदा हो, उसके बेसिस पर न तो आपको कोई डिस्काउंट मिलना है न कुछ और मिलना है। ये 30,000 रुपये आपके कुछ भी काम के नहीं है। 35,000 का नया लैपटॉप खरीदना है, चाहे 35 का खरीदो चाहे 40 का खरीदो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर कर सकती है, लेकिन ये 30,000 तो मैटर नहीं करेंगे। तो संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो पास्ट में इनकर हो चुकी है। पहले आप पैसा खर्च कर चुके हो, अब वो नॉट रिलेवेंट है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोग न्यू कोर्स परचेज कर रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कितने रुपए पे कर चुके हो। तो जो हमारी कैपिटल बस्टिंग है वहाँ पर हम
जो हमारी सम कॉस्ट है उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते, ये आपको एग्जांपल से समझ में आ चुका है। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो सम कॉस्ट ही तो है। आपने ऑलरेडी जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लैपटॉप में, वो सम कॉस्ट ही है, उसको भूल जाओ, वो कुछ काम का नहीं है। अगला पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ARR के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, प्रॉफिट काम में लेते हैं। और प्रॉफिट वही नॉर्मल वाला आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। और जो बाकी के 7 मेथड है हमारी कैपिटल बस्टिंग के, उन सभी के अंदर हमको CF80 काम में लेना है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन। और ये ध्यान रखना, डेप्रीसिएशन हमें लेस करना है, उसके बाद टैक्स माइनस करना है, उसके बाद डेप्रीसिएशन हमें वापस जोड़ देना है। न्यू टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रखना है। हमें क्वेश्चंस को याद करके नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट्स को हमें समझ कर जाना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि केवल ARR मेथड ही ऐसा है जिसमें आप एवरेज इन्वेस्टमेंट काम में ले रहे हो। कहने का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। बाकी में तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही काम में लेते हो, स्क्रैप वैल्यू काम में नहीं आती है। एक स्क्रैप वैल्यू आपके पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में भी काम में आ रही थी। अब हम हमारे बचे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग की रिगार्डिंग इनमें से क्या सही नहीं है, तो कहने का मतलब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू असेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। सही या गलत, बिल्कुल सही बात है। यदि हम हमारी कोई लॉन्ग टर्म असेट को रिप्लेस कर रहे हैं, लैपटॉप को रिप्लेस कर रहे हैं, तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ही है, क्योंकि वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, बिल्कुल सही बात है। मैंने आप लोगों को बिल्कुल इतनी बार बताकर याद करवा दिया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि इन्वेस्टर उम्मीद करते हैं कि कम से कम इतना तो हमें कमा कर दो। बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम पढ़ेंगे, शायद अगला चैप्टर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा बोल रहा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज सम कॉस्ट। तो ये गलत बात है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो सम कॉस्ट ही तो है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, वीडियो को स्टॉप करके आप खुद आंसर सोच सकते हो। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलेवेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैश फ्लो की टाइमिंग पर ही तो प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड करेगी कि कैश इनफ्लो हमारा कब हुआ है या कैश आउटफ्लो हमारा कब हुआ है। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज कंसीडर्ड इन कैपिटल बस्टिंग। सही या गलत, बिल्कुल सही बात है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आपको पता ही है, जेब से पैसे नहीं जा रहे, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके कारण मेरा टाइम लग रहा है। यदि मैं ऑनलाइन क्लासेज में टाइम नहीं दूँ तो कहीं जॉब करूँ या कुछ और करूँगा, तो वो जो पैसे मैं कमाऊँगा वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो ऑनलाइन क्लासेज से वसूल होनी चाहिए। या फिर जो भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो है हमारी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड में ये बोल रहे हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो ये गलत बात है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बजाय शॉर्ट टर्म के, क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों में अमाउंट ज़्यादा होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ROI को इफेक्ट करते हैं और वो इरिवर्सिबल होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कार परचेज कर रहे हो या मकान परचेज कर रहे हो, तो गलत परचेज कर लोगे तो आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। मोबाइल में तो फिर भी आप ये सोच लोगे कि 8-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कार या मकान का नुकसान आप लोग बियर नहीं कर पाओगे। तो वैसे तो वो रिवर्सिबल है, लेकिन उसको रिवर्स करने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी। और ये तो हम छोटे मोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार और हाउस के करोड़ों हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है कंपनी का, तो रिवर्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये बोल रहे हैं रिवर्सिबल होते हैं, तो सेकंड हमारा गलत है। अब आपको ये नहीं करना कि आंसर मिल गया तो बाकी की स्टेटमेंट मत पढ़ो, आपको ये भी देखना है कि सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो चीज़ें
जो इनकम हमारी कैश में नहीं आई वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। एन एक्सपेंशन डिसीजन इज कैपिटल बस्टिंग, बिल्कुल सही है। यदि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो कैपिटल बस्टिंग ही है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। ऑप्शन आपको पता ही है किस टाइप के होते हैं, बस आप लोग ये देख लीजिए कि ऊपर ABCD ही दे रखा है, कहीं रिवर्स तो नहीं कर रखा कि ऊपर 1 2 3 4 दे दे और नीचे ये ABCD दे दे। तो देखो ABC एनालिसिस, वोल्टर मॉडल, कैपिटल रेशनिंग, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ABC एनालिसिस के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 4। वोल्टर मॉडल के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा डिविडेंड डिसीजन। कैपिटल रेशनिंग के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 2। कैपिटल बस्टिंग बताया था, कैपिटल रेशनिंग का मतलब कंपनी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन वीक है कंपनी की। और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो 4 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से वोल्टर मॉडल को हम लोग डिविडेंड डिसीजन में बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। कैपिटल रेशनिंग का मैं मीनिंग बता चुका हूँ। नेट ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ABC एनालिसिस का मैंने आपको 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेट इनकम अप्रोच, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कंसंट्रेशन बैंकिंग, लोअर रेट ऑफ रिटर्न, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो देखो नेट इनकम अप्रोच के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कर सकते हैं कैपिटल बस्टिंग। कंसंट्रेशन बैंकिंग को हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। और लोअर रेट ऑफ रिटर्न के अंदर आ जाएगा ओवर कैपिटलाइजेशन। तो 3 4 1 2 हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। नेट ऑपरेटिंग इनकम को मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम बिल्कुल अच्छे से देख चुके हैं। कंसंट्रेशन बैंकिंग में क्या होता है समझ लीजिए। देखो कंसंट्रेशन बैंकिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अपनी मान लीजिए कंपनी है और अपनी कंपनी का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। इंडिया की बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीज़ में अपनी कंट्री की मेजर सिटीज़ में अपना बिजनेस फैला हुआ है। तो हर सिटी से अपने पास पैसा आता है, कलेक्शन आता है, फंड्स आता है। तो अपन ने क्या कर रखा है, हर सिटी के अंदर एक बैंक अकाउंट खुलवा रखा है। आप लोग ध्यान से सुनना वरना आपको लगेगा कि मैंने कॉन्सेप्ट गलत बता दिया है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि अपनी कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में फैला हुआ है। तो हर सिटी से अपने पास फंड्स आते हैं, कलेक्शन आता है, इनफ्लो आता है। तो पहले तो अपन ने क्या किया, हर उस सिटी में बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। दूसरी बात, एक अपन ने मेन बैंक डिसाइड कर रखा है, उस बैंक को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड बैंक, उसको मैं बोल रहा हूँ मेन बैंक। होगा क्या, देखो वो जो मान लीजिए कि टोटल 50 सिटीज़ के बैंक में हमने अलग अलग अकाउंट खुलवा रखा है। तो पहले पैसा किस में आएगा, उन सिटीज़ के जो लोकल बैंक अकाउंट है उनमें पैसा आएगा। और फिर उन 50 जगह से पैसा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा हमारे वाले मेन बैंक में। उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उस बैंक से हम पैसे निकाल पाएंगे, ये हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके हो कंसंट्रेशन बैंकिंग का मतलब। कई बार क्या होता है कि कंसंट्रेशन बैंकिंग में ये लिखा होता है कई जगह कि यहाँ पर कंपनी बहुत सारे अकाउंट नहीं खुलवाकर बस एक ही अकाउंट खुलवाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि खुलवाने तो कंपनी को उन बैंक्स में भी पड़ेंगे ये, और बाद में कंपनी एक मेन बैंक डिसाइड करती है। वैसे आजकल तो चीज़ें आसान हो चुकी है तो फिर ये दिक्कत नहीं आती है। फिर अगला है हमारा लोअर रेट ऑफ रिटर्न को ओवर कैपिटलाइजेशन से कनेक्ट करना है। तो देखो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारी इनकम है। और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो हमारी
जो प्रॉफिट की रेट है वो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। अब मान लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये 1 लाख रुपए का, ये फालतू में किया हुआ है, इतने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। 50,000 की इन्वेस्टमेंट से भी हमारा काम चल सकता है। तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट करें तो भी हमारा प्रॉफिट 20,000 ही हो रहा है, तो तब हमारी प्रॉफिट की रेट कितनी हो जाएगी, 40%। तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट तो क्या है, ये तो एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन है, और 1 लाख का कर दिया तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। इसकी वजह से जो प्रॉफिट है हमारा कम हो जाएगा, जो हमारे प्रॉफिट की रेट है वो कम आएगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है, जितने की ज़रूरत नहीं है उससे बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेट इनकम अप्रोच, गॉर्डन मॉडल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रीऑर्डर लेवल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, डिविडेंड थ्योरी। तो जो नेट इनकम अप्रोच है इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 3, कैपिटल स्ट्रक्चर गॉर्डन मॉडल के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल, फिर से गॉर्डन मॉडल के अंदर हमारा आ जाएगा 4, डिविडेंड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर देखो क्या आएगा, 2 आ जाएगा कैपिटल बस्टिंग, और रीऑर्डर लेवल के अंदर हमारा आ जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें से केवल रीऑर्डर लेवल ही बताने की ज़रूरत है। गॉर्डन मॉडल को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और नेट ऑपरेटिंग इनकम को कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। रीऑर्डर लेवल को भी हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो ये रीऑर्डर लेवल वाले कॉन्सेप्ट है, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो हमारे एफएम का भी पार्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और कॉस्टिंग का भी पार्ट है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिस्कस कर लेंगे। कॉस्टिंग में मैं आपको केवल 3 चैप्टर ही कराऊंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, और 3rd चैप्टर अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो 3 चैप्टर ही हम करेंगे कॉस्टिंग के। उसमें आपके 10 में से कम 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, और बाकी के 2 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ जाएगा, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो 3 ही चैप्टर रहेंगे, तब हम फीस कम रखेंगे कॉस्टिंग की, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे अकाउंट्स वगैरह, उनकी फ़ीस हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो रीऑर्डर लेवल को हम वैसे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग इसका थियोरेटिकल मीनिंग देख लीजिए। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मटेरियल का ऐसा लेवल जहाँ पर हमें नया मटेरियल खरीदने का लेवल का ऑर्डर दे देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अपन बुक बेचते हैं, और मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जब मेरे पास 10 बुक बचती है तो मैं नई बुक का ऑर्डर दे देता हूँ। नई बुक का ऑर्डर दे दिया 100 बुक का, तो अब 110 बुक हो गई, फिर बिकती बिकती फिर से 10 हो गई, तब नई बुक का ऑर्डर दे देंगे। तो रीऑर्डर नाम से लग रहा है कि नया ऑर्डर हमें कब देना है, उसका लेवल हम निकाल रहे हैं, वो रीऑर्डर लेवल होता है। और क्वेश्चन का आंसर हमारा 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ARR मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, NPV मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इससे हमारा क्या आता है, NPV आता है, तो इसके अंदर 1 आ जाएगा। बिल्कुल डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ज़्यादा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। परजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन परजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 2 आ जाएगा। फिर एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, मतलब ARR की बात कर रहे हैं। ये मत सोचना कि इसने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 100 से मल्टीप्लाई करो या मत करो एक ही तो बात है। 0.49 बोलो या 49% बोलो, एक ही बात है। 49% बोल रहे हैं तो 49 कितने में से, 100 में से, और 0.49 बोल रहे हैं तो 49 कितने में से, 1 रुपये में से। और ये जो लास्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, इसका मतलब पे बैक पीरियड हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, 3, 4, 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NPV मेथड, ARR, IRR, पे बैक मेथड, इनफ्लो आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स एक ही मेथड में हम काम में लेते हैं ARR में, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अब देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो NPV में भी होता है, IRR में भी होता है, तो यहाँ पर अभी हम टिक नहीं लगा सकते। ट्रेडिशनल मेथड में बिल्कुल लगा सकते हैं, ये तो पे बैक में ही आएगा, तो इसके अंदर तो 3 ही आएगा। डिसीजन बेस्ड ऑन कट ऑफ रेट,
डिसीजन बेस्ड ऑन कट ऑफ रेट में हमें दो में से एक सेलेक्ट करना है, आईआरआर सेलेक्ट करें या एनपीवी। तो आईआरआर को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वहीं पर ही तो हम कट ऑफ रेट निकालते हैं, और एनपीवी के अंदर हम डिस्काउंटेड वाला कर सकते हैं। तो 2143 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इन्वेस्टमेंट बीटा इज एसोसिएटेड विद। तो मैंने आपको बताया था बीटा का मतलब होता है रिस्क। ये आप ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अदर चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। अगला हमारे क्वेश्चन है, द क्राइटेरिया। पहले हम राइट साइड वाले पढ़ लेते हैं, जो छोटे वाले होते हैं पहले आप उनकी रीडिंग लगा लीजिए करें। तो आईआरआर, पे बैक मेथड, एआरआर और एनपीवी ये हमें दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कैश फ्लो ऑफ ए लिमिटेड पीरियड। केवल लिमिटेड पीरियड का कैश फ्लो ही हम ध्यान रखेंगे। तो ये केवल पे बैक पीरियड में ही होता है, बाकी के मेथड में होता ही नहीं है। तो अभी हम टिक लगा सकते हैं। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। प्रॉफिट केवल एक ही मेथड में काम में आता है, एआरआर में। तो अभी हम टिक लगा सकते हैं, बाकी को हमें देखने की ही ज़रूरत नहीं है। द क्राइटेरिया दैट कंसिडर कैश फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट विच कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बोल रहे हैं कि कैश फ्लो पूरी लाइफ का हम देखेंगे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हम देखते हैं। तो कहने का मतलब आईआरआर और एनपीवी दो चीज़ें हैं, तो आईआरआर और एनपीवी दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आईआरआर आएगा कि एनपीवी आएगा, क्योंकि दोनों में ही हम पूरी लाइफ का कैश फ्लो देखते हैं और दोनों में ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम करते हैं। डी में बोल रहे हैं क्राइटेरिया दैट डिराइव्स द आउटकम इन टर्म्स ऑफ रेट। ये बोल रहा है जो आंसर आएगा ना वो रेट के अंदर, रेट में आएगा। तो एनपीवी का आंसर तो रेट में आता नहीं है, तो कहने का मतलब डी वाले के अंदर हमारा आंसर आएगा 1 और इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 4। डी वाले में पूरी बात ये क्या बोल रहा था, रेट ऑफ रिटर्न कंसीडरिंग द कैश फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बस ये रेट वर्ड ही एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है इसने सी में और डी में, इसी से हमें पता चला। तो 2341 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज इट्स रेसिप्रोकल इज ए गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन शायद हम पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। तो डी के अंदर हमारा 1 आ जाएगा। आप लोगों को पता है पे बैक पीरियड का फॉर्मूला हमारा होता है CF80 डिवाइडेड बाय हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यदि हम इसको उल्टा कर दिया है हमने, हमारा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CF80। तो ये रेसिप्रोकल की बात कर रहा था, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं CF80 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये हमारा एक तरीके से प्रॉफिट आ जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डेप्रीसिएशन को घटाया हुआ है, घटाया हुआ नहीं है। फिर देखो आईआरआर के अंदर हम क्या करेंगे, आईआरआर के अंदर हम 3 कर देंगे। आईआरआर ही ऐसा है जिसके अंदर एक से ज़्यादा आंसर आ सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हम 4 करेंगे, क्योंकि एनपीवी तो एब्सोल्यूट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रिलेटिव होता है। और जो एनपीवी है इसके अंदर 2 आ जाएगा, ये शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाता है। 2341 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। कोड नंबर 8 और 17 के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि कैपिटल बस्टिंग में ये जो हमने लगभग 180 मिनट्स से भी ज़्यादा लगा दी है, 3 घंटे से भी ज़्यादा लगाए हैं, और कैपिटल बस्टिंग में अब भी मैंने कुछ कमी रख दी है या कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। और जब हम एक लास्ट चैप्टर करेंगे मिसलिनियस कॉन्सेप्ट वाला, उसमें मैं वो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स आपको करा दूंगा। इन 3 घंटों के पीछे काफ़ी ज़्यादा घंटों की मेरी मेहनत छुपी हुई है। क्वेश्चन है हमारा, इन केस वेयर द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन स्टेजेज एंड इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर आउटकम द कैपिटल बस्टिंग टेक्निक दैट कैन बी अडोप्टेड विल बी। ये बोल रहा है कि
कि वो केस बताओ, वो परिस्थिति बताओ जिसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हम स्टेजेज में करते हैं, एक बार में नहीं करते हैं, और वो डिपेंड करता है फ्यूचर आउटकम पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखो क्या हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा डिसीजन ट्री एनालिसिस। अब देखो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लास्ट बार मैं आपको लगभग 8 मिनट्स लगाकर रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप लोग लास्ट बार देख लेंगे। लगभग मैं 8 मिनट्स काम में लूँगा आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज कराने के लिए। आप लोग चाहें तो ये वाली जो 2 या 3 स्लाइड है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब मैं पूरी इस स्क्रीन को भर दूं तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल डिसीजन, यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल वर्ड काम में लिया है, न कि फाइनेंसिंग। तो फाइनेंशियल डिसीजन 3 टाइप के होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये पता करते हैं कि मनी एक्वायर करने के लिए कौन सा सोर्स हमारा बढ़िया है, तो ये हम पता करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से, लिवरेज से और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन पढ़ते हैं कि डिविडेंड देने से इक्विटी शेयर की एमपीएस बढ़ेगी या डिविडेंड नहीं देने से बढ़ेगी। हमने वहाँ पर रिलेवेंसी और इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, तो वो यही तो कहते थे। रिलेवेंट वाला ये बोलता था कि डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे उससे फ़र्क पड़ेगा फर्म की वैल्यू पर या शेयर की प्राइस पर, और इररिलेवेंट वाले ये बोलते थे डिविडेंड दो या मत दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो हमने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, उसके अंदर बाकी चीज़ें भी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कैपिटल बस्टिंग आता है। कैपिटल बस्टिंग के अंदर और कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर हमने मेथड्स पढ़े थे, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, नॉन डिस्काउंटेड है। यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते हैं, डिस्काउंटेड मेथड है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कंपाउंडिंग वाले में हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। पे बैक पीरियड में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 50,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब वो 50,000 रुपये हमें कब तक वसूल होंगे? मंथली 10,000 रुपये ही आ रहे हैं तो 5 महीने में वसूल हो जाएंगे। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, हमने जो 50,000 रुपये लगाए थे उससे केवल 1 साल तक ही फ़ायदा होगा, तो कहने का मतलब टोटल 1 लाख रुपए ही आएंगे 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और 50,000 लगाए थे तो 50,000 का पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। ARR सबसे ही आसान, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कम में ले रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हाफ कर देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन यहाँ पर काम में लेना है। बाकी सभी मेथड में हम कैश फ्लो आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन काम में लेते हैं। डिस्काउंटेड वाले के अंदर, डिस्काउंटेड पे बैक मेथड के अंदर वैसे ही हमें निकालना है, बस वैल्यू हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद लेनी है। NPV बिल्कुल ही आसान था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। और NPV में एक खास बात ध्यान रखनी है, ये अजम्पशन हम लेते हैं कि हमने इनफ्लो को के रेट से री इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इससे भी आसान, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, इजीली हम पता कर सकते हैं कि बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और IRR इसके अंदर हम रेट निकालेंगे जिससे कि NPV हमारी 0 हो जाए। इसका फॉर्मूला आप लोग रट लेना, नोट्स में आपको ऐसी ही तो चीज़ें लिखनी है जो आप भूल जाते हो। जो चीज़ आपको लगता है कि दिमाग में इतनी फिट बैठ चुकी है कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, वो चाहे आप लोग नोट्स में मत लिखो। कंपाउंडिंग के अंदर टर्मिनल वैल्यू होता था, तो इसके अंदर स्टेप नंबर 1 में हम फ्यूचर वैल्यू निकालते थे, जो हमें क्वेश्चन बोलता था रेट उससे निकालते थे। स्टेप नंबर 2 में प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू वही के रेट से, और उसके बाद तो NPV निकालना बिल्कुल आसान था हमारा। उसके बाद हमने स्टूडेंट देखो क्या पढ़ा था, ये हमने मेथड पढ़े थे रिस्क एनालिसिस के। इसमें से मैंने बताया था ये वाले जो 3 मेथड्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है।
RADR के अंदर क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे एनपीवी निकालते हो बस वैसे एनपीवी निकालो, लेकिन परजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंटिंग रेट काम में लेते हो वो RADR वाली लेनी है, न कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली। और RADR वाली कैसे आती थी, जो रिस्क फ्री रेट है उसके अंदर रिस्क प्रीमियम जोड़ने पर, जिसे हम बीटा से शो करते थे। सेंसिटिविटी वाले में क्या होता था, इनफ्लो हम 3 टाइप के निकाल लेते थे, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। तो सेंसिटिविटी से आपको ध्यान आ जाना चाहिए। और उसके बाद हम एनपीवी इस तरीके से निकालते थे। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोगों ने डबल फिल्टर लगाए थे। स्टेप नंबर 1 में हम न्यू इनफ्लो निकालते थे। कैसे निकालते थे, ओल्ड इनफ्लो को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, इससे हमारा इनफ्लो कम हो जाता था। और उसके बाद में हम परजेंट वैल्यू जब निकालते थे तो के रेट कम में नहीं लेकर हम लेते थे रिस्क फ्री रेट कम में, और उसके बाद एनपीवी निकाल लेते थे। डिसीजन ट्री में क्या होता है कि जब हम न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो न्यू इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा हमारे आउटकम्स पर कि इनफ्लो कितना हो रहा है। पता चले 1 साल बाद में इनफ्लो तो कुछ भी हुआ ही नहीं, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हीलियर मॉडल के अंदर क्या होता था, बिल्कुल आसान है। हीलियर के अंदर ध्यान रखना SD, बिल्कुल इसको रट लेना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम रिस्क के बारे में पता करते थे। सिनेरियो और सिमुलेशन बिल्कुल सेम जैसा ही था। सिमुलेशन के अंदर हमने मोंटी कार्लो वाला मेथड पढ़ा था। पता करते हैं हम पॉसिबल आउटकम के बारे में, क्योंकि जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उसके कारण हमें पता नहीं चल पाता आउटकम के बारे में। और सिनेरियो एनालिसिस में भी यही होता है, हम पता करते हैं फ्यूचर में क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या वैल्यू में चेंज होगा, ये हम पता करते हैं। तो आई होप मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है और कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने मिस नहीं किया है। यदि आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट मैंने मिस कर दिया है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर बता देंगे, जिससे कि आगे हम इसको डिस्कस कर सकें। तो अभी के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं हमारा कोर्स, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। क्विज मैंने आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड किया है, वो आप लोगों को करनी है। मैं चेक करूँगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।